students, I am Ankita. Welcome to my YouTube channel Make the Day Science Classes. आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th NCERT का फिज़िक्स में चैप्टर 8 मोशन. हम स्टार्ट करते हैं मोशन का इंट्रोडक्शन. हम आज बहुत बेसिक से अपना इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज हमारा पहला दिन है क्लास 9th इंट्रोडक्शन का. आज सब इंट्रोडक्शन ही हम पढ़ेंगे. प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो कंप्लीट करके देखना. देन वी विल सॉल्व IIT बेस्ड क्वेश्चन विच हेल्प्स यू इन 12th बोर्ड 10th बोर्ड्स. आप पहले इंट्रोडक्शन समझिए, फिर उसके बाद हम एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. स्टार्ट करते हैं. मोशन क्या है वो समझना. ओके, आई थिंक आप सब मोशन के बारे में सब जानते हैं कि मोशन एक्चुअल में होता क्या है. हम मोशन को हर जगह आजकल जब से एंड्रॉयड फ़ोन हमारे पास आया है, मोशन वर्ड बहुत ही फेमिलियर हो गया है सबके पास, क्योंकि सब आजकल वीडियोस बनाते हैं स्लो मोशन, फास्ट मोशन. आप समझ ही सकते हैं मोशन का मतलब एक्चुअल में होता क्या है. सबको पता है कि मोशन मतलब होता है स्पीड, या फिर हम बोल सकते हैं गति. हिंदी में अगर कोई समझना चाहे तो हम मोशन को बोल सकते हैं गति. मोशन फिज़िक्स में यूज़ क्या आता है वही हम इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे. इट इज़ वेरी बेसिक. 9th चैप्टर में मोशन का देने का मतलब इस मोशन को देने का यही मकसद है कि आपको पूरा फिज़िक्स एक साल में समझ में आ जाए. मोशन को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. विदाउट मोशन हम क्लास 11-12 में भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एवरी केमिकल्स हैज़ इट्स ओन मोशन, एवरी एटम्स हैज़ इट्स ओन मोशन. और फिज़िक्स में मोशन थोड़ा सा अलग है, हम फिज़िक्स के दौर पे समझेंगे. स्टार्ट करते हैं. मोशन क्या है. मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, आप नोट्स बनाना स्टार्ट करना. मैं यहाँ पर लिखी हूँ मोशन. आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन. इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन. आई होप दिख रहा है. ओके, अच्छा. इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन. मोशन क्या है. हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग्स में सब एटम्स या फिर सब ऑब्जेक्ट्स के अपने अपने एटम से बने हुए हैं. मतलब हमें पता है कि सब ऑब्जेक्ट्स अपना अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ बना हुआ है. ठीक है. मोशन समझने से पहले हमको कुछ साल पीछे जाना होगा. कितने साल पीछे जाना होगा. 8.5 अरब साल पीछे. क्यों मैं 8.5 अरब साल पीछे जा रही हूँ, इससे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट समझ में आएगा. हमें पता है कि 8.5 अरब साल पहले, आई थिंक ये गूगल पे ऐसे दिया हुआ है, पर आप 4.5 अरब साल समझ सकते हो अकॉर्डिंग टू दी नासा साइंटिस्ट. 4.5 अरब साल पहले की बात है जब हमारा यूनिवर्स में सोलर सिस्टम का आविष्कार हुआ. ठीक है. मतलब हम बोल सकते हैं कि सोलर सिस्टम प्रोड्यूस हुआ या फिर फॉर्म्ड हुआ. ठीक है. सोलर सिस्टम बना जिसके थ्रू हमको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिली जो हमारा सर्वाइवल है, मतलब जो हमारा कॉज ऑफ सर्वाइवल है, विच इज़ सन. अगर सन नहीं होता तो हमारा अर्थ में रहना, मतलब हम रह ही नहीं पाते. ठीक है. इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट सन. सोलर सिस्टम बना, उसके थ्रू सन बना. सन हमको किस मदद में आ रहा है. सन हमको दे रहा है लाइट. ओके. लाइट को मैं क्यों आपको एग्जांपल दे रही हूँ वो हमको कुछ देर बाद समझ में आएगा, पर लाइट को हम समझ लिए कि सोलर सिस्टम में सन है, उसके साथ हमारे अर्थ तक लाइट पहुँच रही है. अब लाइट को ही मैं क्यों एग्जांपल ले रही हूँ वो भी हम समझेंगे. उससे पहले हम मोशन का कुछ मतलब पॉइंट समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द पोस्टुलेट्स, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ मोशन. ठीक है. मोशन को हम समझ लिए हैं कि ये एक गति है. ठीक है. हमारे सराउंडिंग्स में सब ऑब्जेक्ट्स का 2 टाइप्स ऑफ वे है ऑब्जेक्ट्स को शो करना. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रह सकता है या फिर ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं कि ये मोशन में है. ठीक है. ऑब्जेक्ट कब रेस्ट पे रहेगा और कब मोशन में रहेगा, ये देखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट किस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास है जो कि एवरी टाइम के लिए फिक्स्ड रह सकता है. ठीक है. मतलब किसी पर्टिकुलर मोशनिंग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस मोशन, जो ऑब्जेक्ट मोशन कर सकता है, जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट, मोशन मतलब
एक ईजी वे में समझ लो कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हमको कैसे समझ में आएगा, ये हमको समझ में आएगा कि अगर वो ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे रखा हुआ है, मान लो कि एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के बीच में एक ट्री है, ठीक है। अब उस ट्री के नीचे मान लो कि एक कार पार्कड है। अब उस कार को हमने सुबह एक टाइम में देखा था कि वो एक कार है और वो एक ट्री के नीचे खड़ी थी, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जब शाम हुई तब वो कार अपनी जगह से चली गई और पेड़ के ही जगह में स्थिर है। अब हमको ये देखना है कि मोशन क्या है। सो यहाँ से हमको एक चीज़ तो एक न्यू टर्म क्लियर हुई कि कार ने एक टाइम बाद वहाँ से मूवमेंट किया और वो ड्राइव होके अपनी जगह चली गई। अब ट्री ने हमको एक प्रूफ दिया कि यहाँ पर कुछ चीज़ था विच इज़ कार, और वो कार ने अपना डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब उस कार ने अपना प्लेस चेंज किया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि कार इज़ इन मोशन। अच्छा, अब ये कार तो एक छोटा सा एग्जांपल था, पर हमको ये देखना है कि क्या वो ट्री भी मोशन कर रहा है। ट्री मोशन नहीं कर रहा था, ट्री उस कार के लिए एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही थी। सो हमको मोशन समझने से पहले दो टर्म बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कौन से टर्म? पहले तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आप नोट डाउन करेंगे। एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बाद हमको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो स्टेशनरी का मतलब समझते हैं आप सब, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्थिर है, जो कि एक फिक्स्ड एरिया में फिक्स्ड तरह से खड़ी है या चिपकी है, ठीक है। मतलब वो किसी एक टाइम पे मूव नहीं कर पा रही है, मतलब पर टाइम वो मूव नहीं कर पा रही है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने ट्री का उदाहरण दिया था, ट्री क्या था, अपने मतलब वो कार के लिए एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह काम किया, मतलब वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पाया, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा है। वो उस कार के लिए एक सिंबल थी कि कार ने मूव किया, और हमको एक आइडिया मिला कि येस द कार इज़ मूव्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। सो द चेंजेस ऑफ पोजिशन डिपेंड्स ऑन दिस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो जब हमारा मोशन को हमको देखना पड़ सकता है, जब हमको मोशन देखना होगा, तब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का आसपास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, तो स्टेशनरी का समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट एक फिक्स जगह पे होती है, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब जो मोशन कर सकते हैं, मोशन पॉसिबल जिस ऑब्जेक्ट में होगा उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मोशन कर पाएगा जो ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट का दो हम टाइमिंग समझ सकते हैं। एक टाइमिंग हो सकता है कि एक सुबह का स्लॉट मैंने बताया कि जिस टाइम ट्री के नीचे कार पार्क थी, तो कार उस टाइम क्या मोशन में था? कार तो उस टाइम मोशन में नहीं था, क्योंकि ट्री जिस जगह पे है कार भी उसके ही नीचे जस्ट खड़ी है इनिशियल वे में। तो हम ये समझेंगे कि ट्री के नीचे कार एक टाइम में खड़ी थी और वो रेस्ट पे थी। किस में थी? रेस्ट पे थी, मतलब कार ने अभी भी अपना स्टार्ट नहीं लिया, तो हम क्या बोलेंगे? कार वॉज इन रेस्ट, ठीक है। पर शाम होते होते उसको उसके ड्राइवर ने ड्राइव करके लेके चला गया, और ट्री उसका एक सिंबल था, मतलब ट्री एक इसका सिंबल था कार का। मान लो कि यहाँ पर कोई कार है, मुझे कार बनाना नहीं आता, तो ये यहाँ पर कार है और ये आपका ट्री है। ये आपका इनिशियल पोजीशन था सुबह के टाइम में। इनिशियल पोजीशन टाइमिंग क्या था? मॉर्निंग, ठीक है, एट मॉर्निंग। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इनिशियल पोजीशन एट मॉर्निंग बट लेटर इन इवनिंग। पर ये इवनिंग के वक्त कैसे दिखा? मान लो कि ये एक ट्री है और ये आपका कार, और ये जो कार है इसने मोशन करके एक डिस्टेंस फॉलो किया, और ये डिस्टेंस कवर करके उसने अपना प्लेस चेंज किया, मतलब पोजीशन चेंज किया, और कार हमको इस जगह से इस जगह दिख गई, मतलब ट्री से थोड़ी दूर। तो हमने क्या बोला कि फाइनल पोजीशन में जब कार पहुंचा, पोजीशन में जब कार पहुंचा, कार रीच्ड इन इट्स पोजीशन एट इवनिंग, मतलब जो टाइमिंग था वो चेंज हुआ इवनिंग के वक्त तक।
मतलब हमने सुबह का स्लॉट में देखा था कि कार रेस्ट पे थी, द कार वॉज इन रेस्ट, बट ये कार शाम के वक्त मतलब स्टार्ट हुई और चली गई अपनी जगह से, और हमने देखा कि ये ट्री के पास से वो कार का जो प्लेस था वो हटा, और इस वाले पोजीशन को हम बोलेंगे कि द कार वॉज इन मोशन, मतलब कार ने मूवमेंट किया और अपना प्लेस पोजीशन चेंज किया। सो यही होता है आपका बेसिक मोशन का डेफिनेशन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये समझना कि एक्चुअल में क्या मोशन ट्री में नहीं हो रहा, ये हमको ये देखना है। हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में सब ऑब्जेक्ट्स एटम्स से बने हैं, और एटम्स का काम ही होता है अपने बैलेंसिंग मूड को एक्टिव रखना। ये केमिस्ट्री केमिकल वे है समझने का। सो हमको सब तरह से क्लियर होना चाहिए पॉइंट कि जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर तो एवरी टाइम मूवमेंट पे है। तो हम क्यों कह रहे हैं कि ये ट्री और अदर कांस्टेंट थिंग्स आर नॉट इन मोशन, दे आर स्टेशनरी। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये आपका फिज़िक्स पार्ट है। फिज़िक्स के लिए मशीन्स आर वेरीज। सो मशीन के तौर पर ट्री इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि ट्री को हम हटाएंगे तभी ट्री हट पाएगा, नहीं तो ट्री के तो पैर है नहीं कि ट्री भी हट के कहीं और पोजीशन चेंज कर लेगा। ट्री हमारे लिए एक सिंबल बनेगा कि हम देख सकें, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि ट्री हमारे लिए एक प्रूफ बनेगा जिससे हम देख सकें कि उसके आसपास जो हमारा मशीन है या फिर जो हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो कितना मोशन कर रहा है पर टाइम। सो हम जो कांस्टेंट थिंग्स हैं उनको अपना सबूत के तौर पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इतना आपको क्लियर रखना है। पर हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक्चुअल में कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे मतलब वो मैंने अभी सोलर सिस्टम का एग्जांपल दिया था, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम से ही क्यों ना हो वो स्टेशनरी नहीं होती, उसके अंदर मोशंस होते ही रहते हैं एटम्स के, तभी तो केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं। वो हम क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट्स में वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शंस ऐसे पॉसिबल है ड्यू टू दी बॉन्डिंग नेचर्स ऑफ देयर ओन स्ट्रक्चर्स। सो ये भी हम पढ़ेंगे जब हम केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्व करेंगे। अभी हम फिज़िक्स के 9th के बेसिक के अनुसार अभी ये सीखेंगे कि कौन सा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोला जाता है और कौन सा आपका मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब मोशन जिसमें होता है वो ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उनका 2 पार्ट्स होता है, एक इन रेस्ट, मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, और जब ऑब्जेक्ट मूव किया तब हमने बोला कि ऑब्जेक्ट वाज इन मोशन। सो ऑब्जेक्ट के 2 कंडीशंस आर पॉसिबल, विच ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जेक्ट विच वाज इन मोशन, मतलब जो मूविंग ऑब्जेक्ट बन सकता है वो रेस्ट पे भी हो सकता है, और आफ्टर सर्टेन टाइम इट कैन बी मूव्ड एंड इट विल शोन इट्स मोशन। ठीक है। सो इतना शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मोशन क्या है। मोशन इज़ द मूवमेंट, एंड मोशन आपका रेस्ट पे भी हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट कैन बी मूव्ड और इट कैन बी इन रेस्ट। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि शाम के वक्त वो कार पार्क ही रह सकती है, शाम के वक्त वो कार चली गई, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया। पर कार अगर उसी जगह पे रहती, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि कार शाम मतलब सुबह से शाम तक वहीं रहती है, कार मूवमेंट नहीं होता, मतलब कार में कोई मोशन नहीं है, कार रेस्ट पे ही रहती है। ठीक है। विद द ट्री, विद रिस्पेक्ट टू ट्री, जिस ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हम साक्षी रख के, जिस ऑब्जेक्ट को हम साक्षी रख के हम ये करेंगे, देखेंगे कि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है कि नहीं, वही ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट के तौर पर कहलाया जाएगा। मतलब हम बोलेंगे जब हमारा कार इवनिंग के वक्त स्टार्ट होके वहाँ से मूवमेंट किया किसी अदर प्लेस में, तब हमने क्या देखा कि कार वॉज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू किसका, हमने सबूत देखा कि किस एरिया से उसने मूव किया, ट्री के पास से, मतलब ट्री वॉज द सिंबल, ट्री वॉज अवर एविडेंस, है ना, कि हमारा मोशन कंप्लीट हो चुका है। सो द कार वॉज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ट्री। द कार ऑल्सो वॉज इन रेस्ट, जब कार अगर रेस्ट पे भी हुई, ठीक है, तो भी हम रेस्पेक्ट द ट्री ही बोलेंगे क्योंकि हम ट्री के ही तौर पे देख रहे हैं। ठीक है। ओके। सो इतना क्लियर होगा कि मोशन समझने से पहले, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन समझने से पहले हमको उस ऑब्जेक्ट के पास वाले ऐसी किसी चीज़ को साक्षी बनाना पड़ेगा या फिर सबूत के तौर पे रखना पड़ेगा जो कि
हम देख सकें कि वो उसके पास है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो मूवमेंट नहीं कर सकती, वो तो कांस्टेंट रहेगी। जैसे मान लो कोई जैसे कि हमारा घर और हम घर के अंदर हैं, हम घर से बाहर जाएंगे पर घर तो घर की जगह पे रहेगा, हम मोशन कर सकते हैं पर द हाउस इज़ नॉट एबल टू मूव, ठीक है। सो घर हमारा रिस्पेक्ट पे रहेगा और हम रहेंगे मोशन में, ठीक है। सो ये आपका एक एग्जाम्पल्स था, आप ऐसे एग्जाम्पल्स से बहुत सारे क्वेश्चन समझ सकते हैं। ओके, सो हम आई थिंक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और मूविंग ऑब्जेक्ट आप समझ गए। अच्छा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का अगर मैं लिखना चाहूँ इजी वे में तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो स्थिर होती है, ठीक है, जो टाइम के साथ मूव करने के काबिल नहीं होती। अब हम मोशन में क्यों टाइम को रेस्पेक्ट पे रखते हैं, ठीक है, ये तो मैंने एक रेस्पेक्ट के ट्री पे रखा था, पर एक्चुअल में मोशन इज़ द स्पीड और वेलोसिटी डिस्टेंस मेजरिंग मतलब प्रोसेस। सो हम बोल सकते हैं कि मोशन में हम वेलोसिटी पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, इन सब में क्यों हम रेस्पेक्ट टाइम ही रखते हैं, हम रेस्पेक्ट को ही क्यों अपना एविडेंस के तौर पर रखते हैं। अब हमारा जो सोलर सिस्टम वाला थ्योरी था वो हम अपना क्लियर करते हैं। मैंने क्यों कहा कि सन हमारा लाइट दे रहा है अर्थ पे। हमें पता है कि जो लाइट है वो एज यू हियर आई थिंक यू हैव हर्ड दैट द सन लाइट इज़ वेरी स्पीड इज़ वेरी मतलब सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड हमारे अगर किसी इन्वायरमेंट में या फिर किसी यूनिवर्स में किसी की है तो वो लाइट की है, एज़ फास्ट एज लाइट। ऐसा आपने एक सिमिली भी सुना होगा इंग्लिश में। ये सुनने का एक मतलब पढ़ने का एक रीज़न ये है कि हमें पता है कि आइंस्टाइन जी ने ही ये कहा था। डी ब्रोगली इफ़ेक्ट हम इन क्लास 12th में पढ़ेंगे, पर अभी आपको एक बेसिक के तौर पे ये सीख लेना पड़ेगा कि लाइट ही हम क्यों इस एक फास्ट के टर्म पे यूज़ करते हैं। क्यों हम लाइट को तो गर्म भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट बहुत ज़्यादा गर्म होता है और लाइट हमारा क्या होता है, बहुत सुंदर भी दिखता है, पर हम क्यों लाइट को फास्टेस्ट मतलब लाइट को हम स्पीड से ही क्यों डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि लाइट हमारा एक टाइम के टर्म पे जा रहा है। हम देख सकते हैं कि एवरीथिंग मतलब हम जो फास्ट है मतलब फास्ट एक ऐसा टर्म है जिससे हमको एक अनुभव हो रहा है कि इट इज़ कंपेयर टू स्पीड या फिर इट इज़ कंपेयर टू द टाइमिंग। हमें पता है कि लाइट ईयर इज़ द वेरी मेजर्ड इन द सेंचुरीज एंड अदर यूनिवर्सल मेजरमेंट्स, जहाँ पर हम लाइट ईयर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लाइट ईयर सबसे फास्टेस्ट होता है। ये टाइमिंग सबसे फास्टेस्ट क्यों होता है, क्योंकि आपका जो सन रे है वो स्ट्रेट लाइन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में टच हो रही है, ठीक है। अब लाइट को हम क्यों फास्ट बोल रहे हैं, क्योंकि लाइट इज़ इन वेरी स्पीड या फिर लाइट इज़ द फास्टेस्ट इन अवर नेचर। और लाइट के बिना अगर लाइट में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आएगा तो हमारा जो नेचर में बैलेंसिंग है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं कि जो टाइम है वो इज़ द परफेक्ट एविडेंस टू केप्ट इन एनी रिस्पेक्ट, ठीक है। हम डिस्टेंस में भी टाइम को रिस्पेक्ट में रख सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट में भी टाइम को रिस्पेक्ट में रख सकते हैं, हम टाइम को हर जगह रिस्पेक्ट में रखेंगे, क्योंकि टाइम ही एक विश्वास करने लायक चीज़ है जिसको हम ध्यान में रखेंगे। टाइम कैन नॉट बी चेंज, टाइम एवरी टाइम मूवमेंट में रहता है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकेगा, वो एवरी टाइम मूव करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि सन रे जो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आएगी, इसीलिए वो हमारे अर्थ में स्ट्रेट लाइन के थ्रू पहुंचता है। वैसे ही हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि लाइट में जो टाइमिंग है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइमिंग है, बेसिक जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, किसी भी चीज़ को मतलब कैलकुलेट करने के लिए आप समझ सकते हो, ठीक है। सो हम टाइम को किस लिए कैलकुलेट करते हैं, टू मेजर इट्स मोशन, टू मेजर इट्स मोशन। सो मोशन आपका गति है, हम स्पीड को भी गति बोलते हैं, वेलोसिटी को भी गति बोलते हैं, पर हम बाद में जानेंगे कि स्पीड इज़ दी स्केलर एंड मैग्नीट्यूड, ऐसे हम कुछ टर्म्स बाद में सीखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए बस हम बहुत बेसिक सीख रहे हैं, इतना ही आज के लिए काफ़ी, ठीक है। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या पढ़ा आज हमने। इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। मोशन क्या है, मोशन इज़ द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो मूव कर सकता है उसको मूविंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता उसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को हम मानते हैं जो कभी मूव नहीं कर सकता। एवरी ऑब्जेक्ट ही आपका मोशन हो सकता है एटॉमिक, सब एटॉमिक नेचर में, बट इन फिजिकल वे हम मशीन्स को ज़्यादा कंसिडर करते हैं। सो ट्रीज़ एंड एनी अदर
स्टैचू वगैरह जो आपका स्थिर है, जो हम मिनट में मूव नहीं कर सकते, सेकंड्स में मूव नहीं कर सकते, दे आर इन स्टेशनरी वे, सो दे आर कंसिडर्ड इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी मूव्ड. ठीक है, बट मूविंग ऑब्जेक्ट जो हम मोशन कर सकते हैं, जिसको हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट, जो कि मोशन में हो सकता है. इवन द रेस्ट भी हम बोल सकते हैं, रेस्ट पे भी हो सकता है अगर वो टाइम के साथ चेंज ना हुई हो. सिंपल. अच्छा, अब हमको एक न्यू चीज़ देखना है. इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया, इतना कुछ ज़्यादा हार्ड तो है नहीं. अच्छा, अब हम समझेंगे कि क्यों हम टाइम को रिस्पेक्ट पे रखते हैं. हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहले छोटा सा क्वेश्चन है. ओके, मोशन इज, क्या होता है? मोशन इज मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि मोशन एक मूवमेंट है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. या फिर मैंने जैसे कहा कि आप किसी ट्री को अपना कांस्टेंट समझ लो, किसी एक ऐसे पर्टिकुलर एरिया को कांस्टेंट समझो, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट समझो जो टाइम टू टाइम मूव नहीं किया जा सकता, उसी को रिस्पेक्ट में हमको मोशन का, मूविंग ऑब्जेक्ट को मोशन चेक करना है. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर टाइम. हम वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऐसी चीज़ों में टाइम को ही रिस्पेक्ट में रखेंगे, सम्मान देंगे टाइम को. ठीक है. अच्छा, टाइम हमारा, हम टाइम को विश्वास कर सकते हैं. सो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं. मान लो कि हमारे पास ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस है. ठीक है, मैं एक छोटा सा आपको डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ. सो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये हम बाद में पढ़ेंगे, पर आपको एक आइडिया तो होगा कि डिस्टेंस है क्या. डिस्टेंस इज़ द मतलब पाथ कवर्ड मेजरमेंट. ठीक है, एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, उसमें जो मतलब जो एरिया को हम मेजरमेंट करते हैं, जितना एरियाज़ को हम मेजरमेंट करते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उसी को डिस्टेंस कहते हैं. तो इतना आई थिंक पता होगा. तो एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा हम फेमिलियर हो जाते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस के साथ. सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो ये डिस्टेंस था और इसके रिस्पेक्ट में क्या है? टाइम. ठीक है. ओके, सो ये आपका किसका एग्जांपल है? मोशन का. मोशन में 2 टाइप्स ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे. कितने टाइप्स? 2 टाइप्स. सो एक काम करते हैं, यहाँ लिखती हूँ मैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन. First is uniform and second is non-uniform. So what is uniform? Uniform is the same nature. हम बोल सकते हैं uniform is the same nature. Uniform मतलब हम जब टाइम और डिस्टेंस दोनों को सेम इक्वल इंटरवल्स में चेक करेंगे, उसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म. ठीक है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन कैसे दिखता है देख लीजिए. जैसे मान लो कि एक डिस्टेंस है 5 किलोमीटर. ठीक है, हमने अपना इनिशियल पोजीशन से 5 किलोमीटर कवर कर लिया. कितने टाइम में? 5 मिनट्स में समझ लो, या फिर 5 सेकेंड्स में. आई होप 5 सेकेंड्स में तो किलोमीटर नहीं होता, पर आप समझ लो कि 5 किलोमीटर में 5 सेकेंड आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है. ठीक है. अब हम क्या समझेंगे कि अगर 5 किलोमीटर का डबल हम अगर समझे तो 10 किलोमीटर इज कवर्ड इन 10 सेकेंड्स. ठीक है. अगेन 15, अगर हम 5 का इंटरवल रखें तो 10 किलोमीटर के बाद 15 किलोमीटर प्लस हो जाएगा, और
जस्ट उसका डबल, मतलब 5 ये भी आपका ये टाइमिंग आपका ऐसा मतलब कंसिडर नहीं होगा कि डिस्टेंस और टाइम दोनों 5 ऐसे ही हो। आपका जो डिस्टेंस होगा वो 5 होना चाहिए अगर 5 में है तो, और जो टाइम है वो अगर 5 में है 5 में होना चाहिए। पर अगर टाइम 10 में भी है, ड्यूरेशन तो अलग अलग हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है आपके स्पीड पे, कांस्टेंट है। तो टाइमिंग भी आपका 10 का ही होना चाहिए अगर हो रहा है तो। जब इक्वल इंटरवल्स मैच हो जाते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, अगेन 20 किलोमीटर तक हमारा रास्ता तय हुआ, और 10 सेकेंड यहाँ पर 15 सेकेंड हो जाएगा, और यहाँ पर 20 सेकेंड हमारा फाइनल जो टाइम है वो हम पहुँच जाएंगे 20 किलोमीटर्स तक। तो ये जो आपका इंटरवल दिख रहा है, यहाँ पर कितने डिफरेंस दिख रहा है, 5 किलोमीटर का डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर 5 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल दिख रहा है ना, और डबल हो जा रहा है हर एक सेकेंड के बाद। सो इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं इंटरवल्स ऑफ टाइम या इंटरवल ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, सो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जब इक्वल वे में आपका डिस्टेंस और साथ साथ टाइम भी मूव कर रहा हो। ठीक है, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं नॉन यूनिफॉर्म समझना। व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म? सो एक काम करेंगे, अच्छे से क्लियर करने के लिए ये देखेंगे कि टाइम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्या होता है टाइम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्या मतलब ये है कि यही टाइम रहेगा ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर 5 सेकेंड से 10 सेकेंड भी हो सकता है, 15 का भी इनिशियल पोजीशन हो सकता है, पर मैं आपको समझाने के लिए यही टाइम रख रही हूँ। और टाइम कभी भी आपका पहले 5 सेकेंड फिर बाद में 10 सेकेंड ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा कि टाइम इज़ अवर रेस्पेक्टिव थिंग, टाइम को ही हमको रेस्पेक्ट में रखना है। अगर टाइम को हम चेंज कर देंगे तो हम अपना मोशन काउंट कैसे करेंगे? टाइम को ही हम विश्वास करेंगे। सो टाइम आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर 5 का मोशन मतलब टाइम का इंटरवल चल रहा है, सो 5 का ही होगा। अगर 10 सेकेंड्स का अगर इंटरवल चल रहा है तो 10 सेकेंड्स का ही होगा, पर उसमें आपका डिस्टेंस में चेंजेस आएगा, वही आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। चेक करते हैं, जैसे 5 किलोमीटर में 5 सेकेंड मूव किया, अगेन 5 सेकेंड से 10 सेकेंड में, मतलब 5 सेकेंड में 5 किलोमीटर नहीं मूव करके 15 किलोमीटर मूव किया। मतलब हमने ये देखा कि इस बार जो हमारा इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है वो बढ़ गया। इट मीन्स जो आपका स्पीड है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हुआ होगा, तभी तो 5 सेकेंड में इतना ज़्यादा उन्होंने किलोमीटर तय कर लिया। सो हम बोल सकते हैं कि इसमें टोटल कितने किलोमीटर का फासला है? 10 किलोमीटर्स का, है ना। तो यहाँ 10 किलोमीटर का हो गया। अब ये तो फर्स्ट था, अब हम फर्स्ट इंटरवल को मेजर करने के बाद सेकंड वाले इंटरवल को मेजरमेंट करने के बाद ही बता सकते हैं कि आपका ड्यूरेशन इक्वल है या अनइक्वल है। सो सेकंड वाले इंटरवल में मान लो मैंने 15 किलोमीटर से 15 किलोमीटर रख दिया, मतलब मूवमेंट ही नहीं किया। मतलब कार, मान लो ये कार जा रही है रोड से और यहाँ पर आपका ट्रैफिक आ गया और 15 किलोमीटर ही रह गया आफ्टर टाइम 5 सेकेंड्स ऑफ टाइम। मतलब ये आपका कांस्टेंट रहा, यहाँ पर आपका नो चेंज है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट में आपका 5 किलोमीटर था, फिर 10 किलोमीटर बढ़ के 15 किलोमीटर बना 5 सेकेंड्स में। अगेन 5 सेकेंड बीत गया, पर भी कार अपना जगह से मोशन नहीं किया और नो चेंज के तौर पे उसने 15 किलोमीटर ही रखा टाइम में। अगेन 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर उन्होंने और अपना किलोमीटर कंप्लीट किया और यहाँ पर आपको 5 किलोमीटर का ड्यूरेशन देखने को मिला। अब ये भी आपका 15 सेकेंड टू 20 सेकेंड में हुआ। मतलब टोटल अगर हम किलोमीटर्स की बात करें तो उन्होंने कितने किलोमीटर में कवर किया? 20 किलोमीटर में अपना ज़ीरो से मतलब फाइनल पोजीशन तक अपना मतलब रास्ता कंप्लीट किया, और बीच बीच में उन्होंने रुका कहीं कहीं और कहीं कहीं स्पीड बढ़ाई, स्पीड कमाई। तो यहाँ से हमको देखने मिला इन एन गिवन टाइम या फिर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमको डिस्टेंस में अनइक्वलिटी आ गई। इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, न्यूमेरिकल ही हमको ये समझना पड़ता है थोड़ा सा। ये बीच जैसे हमको बहुत स्टूडेंट्स का ऐसे डाउट आता है कि जो टाइम रहता है उसको चेंज क्यों नहीं कर रहे। मान लो कि अगर टाइम को हम 5 सेकेंड
कर दिए, फिर 10 सेकंड कर दिए, फिर 20 सेकंड कर दिए, ऐसे क्यों नहीं करना है इंटरवल्स को? क्योंकि टाइम इज़ अवर रिस्पेक्ट। अगर हम रिस्पेक्ट में नहीं चल पाएंगे टाइम के, तो हम काउंट करेंगे कैसे मोशन को? ठीक है, टाइम कहाँ से आ रहा है? टाइम आपका यूनिवर्सल मूवमेंट से आ रहा है। इट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट, टाइम कैन नॉट बी चेंज, टाइम इज़ ऑलवेज इन मोशन। हमको पता है टाइम एवरी टाइम मोशन में ही रहता है, पर हम जब किसी मशीनरी ऑब्जेक्ट के तौर पे मोशन को बता रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि टाइम आपका एक इक्वल इंटरवल ऑफ वे में ही चलेगा। मतलब 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड का ड्यूरेशन रहेगा, पर डिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इट्स स्पीड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग हम फैक्ट समझ सकते हैं इसके थ्रू कि हर ऑब्जेक्ट मोशन में है या हर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है मोशन में, जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है मोशन में, वो दूसरे को भी मोशन में ही दिखे। ऐसे ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर हम समझते हैं कि मान लो कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, एक जगह पर मैं खड़ी हूँ, ठीक है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जगह से भी मैं एक जगह पे खड़ी ही रहती हुई दिखाई दूँ। देखिए, हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है वो एवरी टाइम किस में है? मोशन में। हाँ, और हाँ, जो आपका यूनिफॉर्म मोशन है ना, आपको पॉइंट्स अगर लिखना है तो यूनिफॉर्म मोशन में एग्जांपल लिख लीजिएगा रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अगेन जो आपका क्लॉक है उसमें जो पूरे सेकंड्स का टाइम कंप्लीट होता है, हम बोल सकते हैं कि इट इज़ रोटेशन पूरा कंप्लीट होता है, वो किस वे में होता है? वो भी आपको यूनिफॉर्म वे में होता है, क्योंकि 1 सेकेंड टिक टिक ऐसा करके पूरा अपना जो एक सराउंड कंप्लीट कर रहा है, सर्कुलर मोशन जो कंप्लीट कर रहा है, वो 1 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि 60 सेकेंड्स आपका कंप्लीट हो जा रहा है सेकेंड्स में, और वो एक इक्वल इंटरवल में कंप्लीट हो रहा है। 1 सेकेंड में आपका 60 सेकेंड हो रहा है, और 60 सेकेंड में 1 पूरा रोटेशन कंप्लीट हो रहा है क्लॉक का। सो ये भी आपका एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, बहुत बेहतरीन एग्जांपल। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो आप हमारे सराउंडिंग में हर ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। हम मूविंग ऑफ अ कार या फिर कोई भी हम खुद सब नॉन यूनिफॉर्म है। हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम के थ्रू अपना काम कंप्लीट नहीं करते, हम एवरी टाइम आउट ऑफ टाइम काम कर लेते हैं। सो इसी को हम बोल सकते हैं इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम परफेक्टली काम को कंप्लीट अगर कर पाए तो इक्वल डिस्टेंस ही हमारा कंप्लीट होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे कि मोशन इज़ योर यूनिफॉर्म। बट अगर हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं अलग अलग डिस्टेंस के तौर पर, कभी हम 5 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ लिए, अब और 5 मिनट 10 मिनट में हम 2 किलोमीटर दौड़ लिए, ऐसे अगर हम ऊपर नीचे ऐसे अगर हम अपना डिस्टेंस को कवर किए, मतलब हम नॉन यूनिफॉर्म है। बेसिकली हम नॉन यूनिफॉर्म ही है, ह्यूमन्स रेस ऐसे। ओके, सो आई होप कि नॉन यूनिफॉर्म में एग्जांपल्स भी आपने लिख लिया होगा। और हाँ, मैं कहा थी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट हमको मोशन में दिखाई दे वो दूसरे को भी मोशन में ही दिखाई दे। हमें पता है कि जो अर्थ होता है, मैं यही थी, जो अर्थ होता है वो एवरी टाइम रिवोल्यूशन मोड में रहता है, रोटेशन मूवमेंट में रहता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट हमको मोशन में दिखाई दे रही है, ठीक है, और किसी अदर के लिए वो मूवमेंट में नहीं भी दिखाई दे सकती है, ठीक है। हम कैसे समझ सकते हैं कि वो अदर के लिए मूवमेंट में नहीं दिखाई दे सकती है? मान लो कि कोई एक बस है, ठीक है, या फिर कोई एक कार है, वो रोड से मस्त जा रहे हैं। अब कार के अंदर जो लोग बैठे हुए होते हैं, क्या उनको पता लगता है कि वो मोशन में है? हाँ, वो हिलेंगे तो ज़रूर, पर उनको ऐसा फील होगा कि वो बैठे हैं, ठीक है, और कार उनको लेके जा रही है, ठीक है। हम बोलते हैं ना, चलो कार पे बैठते हैं। कभी हम ऐसे नहीं बोलते कि चलो हम जाते हैं कार से, ठीक है। मतलब हम कभी भी कार से ऐसा नहीं बोलते हैं कि हम कार से जाएंगे, ऐसे मतलब कार के अंदर में हमको कुछ अपना ऑटो सिस्टम, मतलब हम कभी भी अपना सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते। कार हमको लेके जा सकता है दूसरी तरफ, हम अपना बॉडी के मूवमेंट, ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं कर सकते जिससे हम जल्दी पहुंच जाए। हम सिर्फ कार को ड्राइव कर सकते हैं और कार ही हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, वो कार देखेगा। पर जब हम किसी अदर ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे,
व्हेन वी इनसाइड द कार, तब हमको ऐसा लगेगा शायद बाहर के सब ऑब्जेक्ट्स जो कि एक्चुअल में रहते हैं रेस्ट पे, वो हमको मोशन में दिखाई देते हैं। ठीक है, सो यही आपका फ़र्क रहता है कि जो ऑब्जेक्ट आपको मोशन में दिखाई दे वो किसी और को मोशन में दिखाई दे ये ज़रूरी नहीं है, और जो आपको मोशन में दिखाई दे वो अगर मुझे भी मोशन में दिखाई देगा वो भी ऐसे ज़रूरी नहीं है। सो ये तो आपका मोशन का एग्जाम्पल हो गया। रेस्ट पे भी वही सेम थिंग हम यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं एक जगह पे खड़ी हूँ, मैं किसी एक जगह पे खड़ी हूँ, आपको मैं खड़ी होते हुए दिखाई दे रही हूँ, पर ये अगर हम यूनिवर्स से कोई सैटेलाइट के थ्रू अगर मुझे देखा जाए तो मैं कैसे दिखूँगी? एक अर्थ है, वो अर्थ एवरी टाइम रोटेट कर रहा है, रिवोल्यूशन पे है, तो अर्थ अगर घूम रहा है तो अर्थ के अंदर तो मैं भी हूँ, तो अर्थ के साथ मैं भी घूमती हुई दिखाई दूँगी। इट इज़ कॉल्ड दैट इफ़ यू सी मी स्टिल, मैं अगर स्टिल आपके सामने खड़ी हूँ तो आपको तो मैं दिखाई दूँगी रेस्ट पे, पर अगर कोई अदर सैटेलाइट के थ्रू अगर मुझे अर्थ में देखा जाए तो मैं क्या दिखूँगी? इज़ इन मोशन। तो यही रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट पे दिखाई दे वो मुझे भी रेस्ट पे दिखाई दे, जो ऑब्जेक्ट आपको मोशन में दिखाई दे वो मुझे भी मोशन में दिखाई दे। वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर्स अलग अलग रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है या फिर किसी ऑब्जेक्ट के, मैं अभी हमने समझा ना कि ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग्स में ही हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को किसी फिक्स्ड पोजीशन पे समझते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर बाहर आपका जो थिंकिंग है वो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सो ये हम समझेंगे। बाकी तो हम मतलब अगर एक ही जगह की बात हो, मान लो कि एक रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सो हम बोल सकते हैं कि हाँ सब लोग मोशन पे नहीं है, सब लोग ही आपका किस में है? रेस्ट पे है। ठीक है, सब लोग अगर खड़े हुए और दौड़ने लगे तो सभी आपके मोशन में हो जाएंगे। और अगर हम आउट ऑफ द अर्थ मतलब यूनिवर्सल की बात करें और अगर इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है उसकी बात करें तो उसके लिए आपका जैसे मोशन में जो है उसके अंदर आपको रेस्ट लगेगा, और जो चीज़ रेस्ट पे है उसको आप अगर बाहर से आउटसाइड की तरफ से देखेंगे वो आपको मोशन में दिखेगा। यही हमने समझा। ओके, सो आज के क्लास में हमने इतना ही समझा कि व्हाट इज़ मोशन। मोशन इज़ एनी नथिंग बट द मूवमेंट व्हेन वी सी एनी अदर कंडीशंस लाइक अदर स्टेशनरी थिंग्स। ठीक है, फिक्स्ड थिंग्स, उसी को हम स्टेशनरी थिंग्स कहते हैं। तभी हम बोल सकते हैं कि मोशन हुआ है किसी भी वास्ट प्लेस में जहाँ पर आपका कुछ ऐसा फोकसिंग पॉइंट है ही नहीं कि वहाँ से हम एक क्लू फाइंड करें कि यहाँ से मोशन हुआ है, वहाँ से आपका मोशन बताना बहुत कठिन रहता है। सो मोशन के लिए आपको एक फिक्स्ड सिंबल की ज़रूरत पड़ती है, लाइक द ट्री हमने अभी एग्जांपल लिखा था। और रेस्ट में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो भी हमको स्टेशनरी थिंग ट्री की ही ज़रूरत पड़ेगी, ट्री ही नहीं किसी और स्टेशनरी कॉन्स्टेंट पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। सो हमने आज के क्लास में क्या क्या सीखा? मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म 2 टाइप्स के होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपका मोशन अगर किसी पर्सन को मोशन में दिखे तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही हो, वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे भी हो सकता है किसी अदर ऑब्जर्वर के लिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही था। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट टू माई चैनल। थैंक यू। एंड हाँ, आपको इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा न्यूमेरिकल, उसके बाद हम इसके हाई लेवल क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।